हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निमी टेक्निकल चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं विजय सिंह जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सभी एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जैसे यूपीपीसीएल, यूपी आर्मी, इसरो, डीआरडीओ, इन सभी की तैयारी कराता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज ट्रांजिस्टर का सेकेंड पार्ट। पिछले वीडियो में मैंने ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। जो भी फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट ना देखा होगा मेरा पहला वाला वीडियो, तो पहले उसको देख ले, फिर ये सेकेंड वाला वीडियो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, आज मैं आपको ट्रांजिस्टर का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणालियाँ क्या क्या हैं और कौन कौन सी बायसिंग मेथड होती है। इन्हीं सब चीज़ के बारे में मैं इस सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं ट्रांजिस्टर का कार्य क्या क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है। एक होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का कार्य प्रणाली क्या है, ये वर्कआउट कैसे कैसे करता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देखेंगे एनपीएन के बारे में। पहले मैं आपको बताऊंगा एनपीएन के बारे में। एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली, ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखिए कौन कौन सा हमारे पास एनपीएन के बारे में पढ़ रहे हैं। एनपीएन, तो मैं इसके कार्य प्रणाली के बारे में बताऊंगा कि ये कार्य कैसे कैसे करता है। राइट, ये हो गया हमारा एमीटर, ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा कलेक्टर। तो ये हो गया मेरा बेस। सॉरी, ढंग से लिखा नहीं पा रहा है। और ये होता है कलेक्टर, ये हो गया हमारा एमीटर। तो चलिए इसका कनेक्शन के बारे में मैं बताता हूँ आपको पहले कि ये कनेक्शन कैसा होता है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा एमीटर और बेस होता है ना, एमीटर और बेस हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है और जो हमारा कलेक्टर होता है ये रिवर्स बायस में होता है। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। ये एमीटर और बेस को हमें फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है। तो चलिए बैटरी, ये रही मेरी बैटरी, ये रही बैटरी, और एक यहाँ से टर्मिनल आता है मेरा बेस से होते हुए यहाँ कनेक्ट हो गया। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉरवर्ड और रिवर्स में इसका कनेक्शन कैसे होता है। ये रहा। तो अब चलिए मैं इसमें आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, बस आप इसके माध्यम से समझना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का हमारा एमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। अब चलिए ये देखिए, एमीटर हमारा एनपीएन है, तो यहाँ पे होगा एन, यहाँ पे होगा पी और फिर यहाँ पे होगा एन। ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है और बैटरी का पॉजिटिव है। ये बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का निगेटिव है। तो यहाँ से ये देखते हैं कि ये एन क्या है, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। एन हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो हमारा पी होता है, यानी ये होल होता है। क्या होता है? होल। तो एन हमारा जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा चार्ज रखते हैं? ये हमेशा निगेटिव चार्ज रखते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज रखेंगे और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। तो ये हो गया हमारा एमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस में। तो अब फॉरवर्ड बायस का मतलब मैं बताता हूँ आपको। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल,
जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाता है फॉरवर्ड, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव और ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव। इसी तरह बैटरी का निगेटिव और ट्रांजिस्टर का निगेटिव जब सेम पोलैरिटी का कनेक्शन होता है तो ये होता है फॉरवर्ड में, और रिवर्स में होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, जो मैंने यहाँ पे कर भी रखा है। अब देखिए, ये मेरा बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश रखता है अपने अंदर, ये निगेटिव आवेश रखता है, और बैटरी का भी निगेटिव और इसका भी निगेटिव। जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अब आप देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, नोट करने वाली बात है कि बैटरी के फ्री इलेक्ट्रॉन इस ट्रांजिस्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है ना। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी निगेटिव आवेश है और बैटरी का भी निगेटिव आवेश, और जब निगेटिव टू निगेटिव मिलता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन नहीं होता, वो क्या होता है, विकर्षण होता है। आपस में ये आकर्षित नहीं होते, ये विकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, विकर्षित होते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी होंगे। देखिए, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल और ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का भी निगेटिव चार्ज, जब निगेटिव निगेटिव आपस में मिलेंगे तो ये रिपल्सन होता है। इसी तरह यहाँ पे होल है, ये पी क्या है, होल है। तो बैटरी होल भी पॉजिटिव आवेश रखता है और बैटरी का भी पॉजिटिव, यानी कि ये दोनों भी सेम पोलैरिटी का हो गया। सेम पोलैरिटी होने के कारण इसमें भी रिपल्सन का गुण आता है, यानी कि ये देखिए, होल पॉजिटिव चार्ज रखता है और पॉजिटिव बैटरी का भी पॉजिटिव चार्ज बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल है। जब बैटरी का पॉजिटिव और ट्रांजिस्टर का ये जो होल है ये भी पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम पोलैरिटी होने का कारण यहाँ पे आकर्षण नहीं, यहाँ पे विकर्षण होता है, रिपल्सन का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो अब देखिए, जब हमने बैटरी की निगेटिव सिरा को फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ से धारा का प्रवाह होने लगा। जब धारा का प्रवाह होने लगा तो इसमें रिपल्सन का गुण आ गया, और जब इसी तरह जब हम होल को बैटरी से कनेक्ट किए तो इन दोनों का पोलैरिटी सेम होने के कारण इसमें भी रिपल्सन का प्रभाव आने लगा। तो इस समय ऐसा क्या होता है कि अब देखिए, बैटरी का आप थोड़ा सा इमेजिन करिए चुंबक के बारे में, मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट जब सेम पोलैरिटी का होता है तो वो अट्रैक्शन नहीं, वो रिपल्सन करने लगता है, और जब अलग अलग पोलैरिटी का होता है तो वो अट्रैक्शन करने लगता है। तो जस्ट इसी के जैसे यहाँ भी है, सेम पोलैरिटी के कारण ये रिपल्सन करेंगे, और यहाँ भी होल भी सेम पोलैरिटी होने के कारण रिपल्सन करने लगेंगे। लेकिन ये तो आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये जो हमारा होल्स है, ये तो अलग अलग चार्ज है ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज है और होल्स का पॉजिटिव चार्ज। तो इस समय ये क्या करेंगे, इस समय ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के समय फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स के पास आ जाता है। होल्स के पास आता है तो होल्स क्या करता है, जैसे कि 100% फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स के पास आया तो 100% में 55% फ्री इलेक्ट्रॉन का 55% होल अपने पास रख लेता है पुनर्मिलन का क्रिया करने के लिए। किसके लिए, पुनर्मिलन का क्रिया करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन को होल अपने पास रख लेता है, और बाकी का 75% ये कलेक्टर की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। कलेक्टर की बात करें तो ये संग्राहक होता है। कहाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन का 75% ये कलेक्टर की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह ये प्रक्रिया पूरा होता है। एमीटर से लेके कलेक्टर तक में फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब धारा का प्रवाह होने लगा। अब देखिए, इसमें धारा का प्रवाह सर्किट चाहे इलेक्ट्रिक हो, सर्किट चाहे मैग्नेटिक हो, कोई सा भी सर्किट हो, धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव चलता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चलता है। तो अब देखिए, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये हो गया बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, और ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। तो ये बैटरी का निगेटिव हो गया, ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से धारा का प्रवाह होने लगता है बड़े आसानी से, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाते हैं,
माइनस से प्लस की ओर। और ये जो हमारे धारा होता है, धारा का प्रवाह, करंट का प्रवाह, धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। अब देखिए धारा का प्रवाह इधर से होगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे ऐसे, और ये बैटरी का निगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट, ये बैटरी का निगेटिव पॉइंट, यहाँ से धारा का प्रवाह हो रहा है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये धारा के जस्ट अपोजिट होता है। देखिए यहाँ से धारा चल रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं हमारे निगेटिव टू पॉजिटिव। ये सर्किट चाहे कोई सा भी हो, चाहे मैग्नेटिक वाला सर्किट हो, चाहे इलेक्ट्रिक सर्किट हो, राइट। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का कार्यप्रणाली की एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे कार्य करता है। मैं एक बार इसको फिर से थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि एमीटर, ये है हमारा एमीटर और ये है हमारा बेस। एमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर अकेला रिवर्स बायस में होता है। अब फॉरवर्ड बायस का देखिए, यहाँ एन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रखते हैं अपने साथ। और ये बैटरी का निगेटिव, यानी कि इसका ये फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज और बैटरी का निगेटिव पॉइंट, निगेटिव टू निगेटिव सेम पोलरिटी के कारण यहाँ रिपल्सन होगा। इसी तरह जस्ट इसी तरह ये होल होता है, होल भी पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने अंदर और बैटरी का भी पॉजिटिव सिरा हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होने के कारण ये भी रिपल्सन करने लगता है। तो इस रिपल्सन के कारण, इस रिपल्सन वाली प्रक्रिया के कारण, इस प्रतिक्रिया के कारण जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स के पास आ जाता है और होल्स क्या करता है, उसका एक चौथाई, उसका कितना, एक चौथाई हिस्सा अपने पास रख लेता है। यूँ कहें कि 100% में से 25% फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता है होल पुनर्मिलन क्रिया करने के लिए, और बाकी का 75% ये कलेक्टर की ओर ट्रांसफ़र कर देता है चार्ज को और कलेक्टर इसको स्टोर कर लेता है। बस इसी तरह से धारा का प्रवाह चलने लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या कार्यप्रणाली, पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरह से कार्य करता है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं पीएनपी के बारे में। अभी हमने एनपीएन के बारे में देखा, अब दूसरा नंबर है पीएनपी। अब देखिए पीएनपी में भी ऐसे ही होता है। यहाँ हो गया P, यहाँ होता है N, यहाँ होगा P। ये हो गया हमारा एमीटर, ये हो गया मेरा बेस और ये हो गया मेरा कलेक्टर। ये 3 टर्मिनल है। अब इसमें धारा का अब इसमें इसकी कार्यप्रणाली कैसे होगी। इसमें भी ये जो हमारा होल होता है, यानी कि ये एमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस में और ये कलेक्टर होता है रिवर्स बायस में। एमीटर और बेस फॉरवर्ड में और कलेक्टर रिवर्स में इसका कनेक्शन किया जाता है। अब चलिए इसका फॉरवर्ड और रिवर्स के बारे में समझते हैं। ये बैटरी हो गया, ये बैटरी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हमारा होल है। होल मैंने बताया था अभी कि होल कौन सा चार्ज रखते हैं अपने अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो होल हमारा कौन सा चार्ज रखेगा, पॉजिटिव चार्ज। और एन हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है। तो अब देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव और ये होल पॉजिटिव चार्ज रखता है, यानी कि ये सेम पोलरिटी का हो गया। सेम फॉरवर्ड बायस में यही ऐसा ही कनेक्शन होता है कि फॉरवर्ड बायस में सेम पोलरिटी होता है, लेकिन रिवर्स बायस में जस्ट उसका रिवर्स होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। तो ये तो हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस। अब रिवर्स बायस के लिए देख लेते हैं, कलेक्टर को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। यहाँ बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए ये पी हमारा क्या है, पी हमारा होल्स है। होल्स पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, लेकिन ये बैटरी का निगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, अपोजिट पोलरिटी का हो गया। यहाँ पोलरिटी कैसा है, प्लस, यहाँ पोलरिटी है माइनस, यानी कि अलग अलग पोलरिटी का हो गया। तो ये रिवर्स बायस हो गया। अब इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है,
तो मैंने आपको बताया था धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें धारा का प्रवाह कैसे होगा और ये कार्य कैसे करेगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, धारा आई, यहाँ से धारा निकला। अब यहाँ से धारा निकलेगा, यहाँ क्या है, होल्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे होल्स हैं, राइट, यहाँ पे होल्स हैं। चलिए मैं इसका सिंबल बना के दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा होल्स। अब ये होल्स है, अब जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव आवेश आपस में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन की क्रिया करेंगे। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये निगेटिव आवेश रखते हैं, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया हमने, तो सेम पोलरिटी होने के कारण इसमें भी रिपल्सन का गुण आ गया। तो ये क्या करेगा, रिपल्सन और अट्रैक्शन, राइट। तो इसमें क्या होगा कि ये भी सेम पोलरिटी का है, ये भी सेम पोलरिटी का है। यहाँ से देखिए ना, ये प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस ये भी प्लस। तो यहाँ क्या करेंगे, अब होल आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन के पास, न कि फ्री इलेक्ट्रॉन होल के पास जाएंगे, क्योंकि अब ट्रांजिस्टर चेंज हो चुका है। ट्रांजिस्टर है हमारा एनपीएन प्रकार का, एनपीएन प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिपल्सन के गुण के कारण इसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो इसमें से फिर भी यही होल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास आ जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा कि होल्स का कुछ परसेंट चार्ज अपने पास रख लेगा, बाकी कुछ परसेंट ये ट्रांसफ़र कर देगा कलेक्टर की तरफ। ये होता है हमारा संग्राहक, ये हो गया हमारा संग्राहक। तो यहाँ से जो होल्स होते हैं ना, वो होल्स निकल के यहाँ आ जाएंगे और बस धारा का प्रवाह होने लगा। इस तरह से इसकी कार्य प्रणाली होती है। तो फ्रेंड्स, और इसको हम अंडरग्राउंड कर देते हैं, यूँ कहें कि अर्थ कर देते हैं बेस पॉइंट को। तो ये होता है इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल कि ये काम कैसे करता है। इसमें भी वही एमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस में होता है और कलेक्टर रिवर्स बायस में, तो देख लीजिए ये सब इसकी कार्य प्रणाली है। ये काम कैसे कैसे करता है मैंने बता दिया कि फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और ये जो होल्स होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कैसे जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पुनर्मिलन क्रिया करने के बाद फिर इस होल्स को किधर ट्रांसफ़र करता है, ये कलेक्टर की तरफ ट्रांसफ़र करता है, और कलेक्टर इसको कलेक्ट कर लेता है, यानी कि ये स्टोर कर लेता है। तो यही इसका थोड़ा सा एक छोटा सा कार्य प्रणाली है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ लिया होगा आपने। ये तो हो गया हमारा एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का कार्य प्रणाली। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको जब यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर को जब यूज करते हैं, तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ों को हमें सावधानी रखनी पड़ती है। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि जब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है उस समय हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, दूसरा नंबर, उपयोग करते समय सावधानियाँ। पहली सावधानी यह है, देखिए ट्रांजिस्टर क्या करता है, जब आप ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे होते हैं तो देखिए, जब ट्रांजिस्टर को यूज तब हम करेंगे जब सर्किट बोर्ड में इसे माउंट करेंगे। अब देखिए, बोर्ड हमारे पास 3 प्रकार का होता है। एक होता है पीसीबी, एक होता है पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक होता है मदरबोर्ड, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। तो जब भी हम इसको पीसीबी में यूज कर रहे होते हैं, इस ट्रांजिस्टर को पीसीबी में यूज कर रहे होते हैं, तो यूज करते समय हम इसको माउंट करते हैं,
क्या कर हमें पीसीबी में क्या करना पड़ता है, माउंट करना पड़ता है, यानी कि स्थापित करना पड़ता है, प्लेट में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल करते समय हमें जो सोल्डर होता है ना, वो कितने वाट का सोल्डर यूज करना चाहिए, वो सोल्डर करना चाहिए कि 15 से लेके 35, 15 से लेके 35 या 40 वाट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 वाट से लेके 40 वाट तक का हमें सोल्डरिंग यूज करना चाहिए। और ये जो सोल्डरिंग होता है ना, ये सोल्डरिंग आता है कि नरम सोल्डरिंग के कैटेगरी में आता है। और नरम सोल्डरिंग के कैटेगरी में जो आता है उसका तापमान होता है 450 डिग्री सेल्सियस। 450 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसकी, यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस तापमान से जो कम टेम्परेचर होगा वो आता है नरम सोल्डरिंग के कैटेगरी में। नरम सोल्डरिंग 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है हार्ड सोल्डरिंग, एक होता है नरम सोल्डरिंग। तो ये नरम सोल्डरिंग, जब भी हम ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल करते हैं, ट्रांजिस्टर को माउंटिंग करने के लिए जो सोल्डरिंग यूज में लेते हैं ना, वो हमेशा नरम सोल्डरिंग ही यूज में लेते हैं। वो हार्ड सोल्डरिंग यूज में कभी नहीं लेते, क्योंकि जो हार्ड सोल्डरिंग होता है उसका टेम्परेचर राइजिंग बहुत ज़्यादा होता है, 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो इतने में क्या करेगा, हमें इन चीज़ों को क्यों ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जब उपयोग कर रहे होते हैं या फिर ट्रांजिस्टर को जब हम पीसीबी में माउंट कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें 15 से लेकर 35 या 40 वाट तक का ही सोल्डरिंग यूज में लेना चाहिए। क्योंकि जब हम इसको माउंट कर रहे होते हैं ना, तो सोल्डरिंग यूज करते हैं, तो सोल्डरिंग क्या करता है, हीट जनरेट करता है। और ज़्यादा हीट होने के कारण ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ना, ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसकी वजह से हमें इन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है कि 15 से लेकर 35 वाट तक का ही हम सोल्डरिंग इसमें यूज कर सकते हैं। और नरम सोल्डरिंग के कैटेगरी में आता है ये 35 वाट तक की जो भी सोल्डरिंग होते हैं, तो उनका टेम्परेचर राइजिंग भी मैंने बता दिया 450 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना पड़ता है कि मान लीजिए कि जैसे कोई पीसीबी बोर्ड है, उस पीसीबी बोर्ड से कोई ट्रांजिस्टर डैमेज हो चुका है, कोई ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है, तो हमें इसे चेंज करना है। तो हम चेंज कैसे करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, और चेंज जब उसके स्थान पर हमें जब दूसरा ट्रांजिस्टर लगाना होगा ना, तो हम सेम रेंज का ट्रांजिस्टर लगाएंगे। कितना क्या करेंगे, सेम रेंज का, जैसा पहले लगा था उसी रेंज का अब लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये रहा इसके 2 मुख्य सावधानियां। पहले कि 15 से 35 वाट तक का ही सोल्डरिंग यूज करना चाहिए, और वो सोल्डरिंग आता है नरम सोल्डरिंग के कैटेगरी में। 35 से 40 वाट तक की जो सोल्डरिंग होती है, और उसका टेम्परेचर राइजिंग 450 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम होता है। और दूसरी बात यह है कि इसकी रेटिंग, यानी जिस रेटिंग का हमने ट्रांजिस्टर पहले लगा रखा था, अगर हम चेंज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को, तो दूसरा ट्रांजिस्टर भी उसी रेंज का होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसकी सावधानियाँ। अब चलिए मैं चलता हूँ इसकी बायसिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी बायसिंग मेथड होता है। मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसकी बायसिंग मेथड के बारे में जान लेते हैं। बायसिंग मेथड, तो एक हमारा ट्रांजिस्टर कितने तरीके से बायसिंग किया जाता है, हमारा ट्रांजिस्टर का बायसिंग कितने विधि द्वारा किया जाता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला विधि होता है कि फिक्स्ड बायसिंग मेथड। फिक्स्ड बायसिंग मेथड, यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में नाम लिख दूं तो नियत बायसिंग विधि। नियत बायसिंग विधि इसका हिंदी नाम है। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि फिक्स्ड बायसिंग विधि क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक सिंबल बना देता हूँ। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया मेरा कलेक्टर, और ये हो गया एमीटर, और ये हो गया कलेक्टर। अब देखिए, ये जो एरो का निशान है, ये हमें बताएगा कि ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है या फिर ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ से इसका फिक्स्ड बायसिंग मेथड के बारे में बताता हूँ। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊँगा।
यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको बेस कैपेसिटर बोला जाता है। और ये जो एमीटर होता है, इसी एमीटर से एक वायर कनेक्ट करके निकाल लिया जाता है इनपुट के लिए। यहाँ से हम दे देंगे इनपुट, और यहीं से एक टैपिंग्स निकाल के, यहाँ से एक टैपिंग्स निकाल के एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है जिसका नाम है बेस रेजिस्टेंस। और यहाँ से भी एक टैपिंग्स निकाल के एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है जिसका नाम होता है कलेक्टर रेजिस्टेंस। ये आउटपुट के लिए टर्मिनल निकल गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ पे एक लगा होता है कलेक्टर कैपेसिटर। ये हो गया हमारा बेस कैपेसिटर, कलेक्टर कैपेसिटर। इसमें एमीटर का कोई कैपेसिटर नहीं लगा होता है। अब हम इसी यहीं से एक कॉमन पॉइंट निकाल लेंगे, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो रहा मेरा डायग्राम एक। अब इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो फिक्स्ड बायसिंग मेथड होता है इसका यूज कहाँ होता है और ये वर्कआउट कैसे करता है। तो फ्रेंड्स चलिए पहले इसके थोड़ा सा थ्योरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फिक्स्ड बायसिंग मेथड होता है ना, ये जब पीसीबी सर्किट बोर्ड में लगा होता है, तो पीसीबी सर्किट बोर्ड में लगा होता है तो जब सर्किट में कोई लोड बढ़ता है, जब सर्किट में लोड बढ़ता है तो उस समय ये ट्रांजिस्टर हीट जनरेट करता है। और जब सर्किट का लोड डाउन होता है, डिक्रीज होता है ना, उस समय ये ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर डाउन होता है। यानी कि लोड बढ़ेगा तो ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, लोड घटेगा तो ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर घटेगा। इसका टेम्परेचर राइजिंग किस पे डिपेंड हो रहा है? लोड पे। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब लोड बढ़ाते हैं तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, लोड घटाते हैं तो टेम्परेचर भी घटता है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर के घटने और टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ये जो हमारा ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा होता है, टेम्परेचर के बढ़ने और टेम्परेचर के घटने के कारण, यानी कि तापमान परिवर्तन के कारण ट्रांजिस्टर प्रचालन के समय, जब ट्रांजिस्टर काम कर रहा होता है उस समय इसका जो वोल्टेज होता है ना वो फिक्स्ड नहीं होता है। किसकी वजह से फिक्स्ड नहीं होता है? फिक्स्ड ये तापमान परिवर्तन के कारण, क्योंकि लोड बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ रहा है, लोड घट रहा है तो तापमान घट रहा है, यानी कि तापमान परिवर्तन हो रहा है, तापमान कांस्टेंट है नहीं। इसके वजह से ऑपरेशन के समय ये इसका वोल्टेज फिक्स नहीं होता है, इसका वोल्टेज वेरिएबल होता है। और वेरिएबल वोल्टेज के कारण ये जो हमारा कॉमन कैपेसिटर है ना, ये कॉमन कैपेसिटर का जो करंट होता है, करंट आई, ये बिल्कुल बहुत ही कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और करंट बहुत कम होने की वजह से ये इसका जो प्रचालन है ना, प्रचालन शक्ति, प्रचालन क्षमता, ये थोड़ा डाउन हो जाता है। इसकी वजह से ये जो फिक्स्ड बायसिंग मेथड है इसका यूज नहीं किया जाता। अब इसका यूज किया ही नहीं जाता, अब ये बिल्कुल बंद हो चुका है, इस मेथड से बायसिंग नहीं किया जाता। तो ये रहा इसकी थ्योरी, पूरा मैंने बता दिया। और ये इसका डायग्राम रहा आपके सामने। तो ये फिक्स्ड बायसिंग मेथड हो गया और बायसिंग मेथड का सबसे पहला मेथड है। तो फ्रेंड्स ये रहा, ये आप लोग देख लीजिए, मैंने इसके थ्योरी के बारे में भी बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं इसका सेकेंड बायसिंग मेथड क्या होता है। सेकेंड बायसिंग मेथड का नाम है कलेक्टर बेस बायसिंग विधि। क्या है? कलेक्टर बेस बायसिंग विधि। अब देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है। जस्ट इसका भी डायग्राम वैसे ही होता है, इस बायसिंग मेथड का भी, बस थोड़ा सा अपोजिट होता है उसका। ये हो गया हमारा कलेक्टर का टर्मिनल, ये हो गया हमारा एमीटर का टर्मिनल, और ये हो गया हमारा बेस का। चलिए इसको नाम भी दे देता हूँ मैं। ये हो गया एमीटर, ये हो गया कलेक्टर, और ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। अब देखिए ये भी पीएनपी ट्रांजिस्टर ही है, क्योंकि इसमें एरो का निशान नीचे ही रहेगा। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक लगा होता है बेस कैपेसिटर, और यहाँ पे एक लगा होता है कॉमन कैपेसिटर, और यहीं से एमीटर से भी हम एक टर्मिनल उठा लेते हैं इनपुट के लिए। ये प्लस और ये माइनस, ये इनपुट के लिए हो गया। और
अब देखिए यहाँ से एक बेस का एक रेजिस्टेंस होता है, कौन सा, बेस रेजिस्टेंस होता है। और इसमें ना इस बायसिंग में, ये जो हमारा कलेक्टर बेस बायसिंग होता है, इस बायसिंग में हमारा जो बेस रेजिस्टेंस होता है ना, इसको हम डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट नहीं करते। किसके थ्रू सप्लाई, किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, ये बेस कलेक्टर के थ्रू। ये हमारा बेस कलेक्टर है, यहीं से एक टाइपिंग्स निकालेंगे और यहीं से एक टाइपिंग्स निकाल के हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ से एक बेस का रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस। अब इस बेस रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है कि दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम दो पार्ट में डिवाइड कैसे कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करने का बहुत सारे मेथड हैं। चलिए मैं अपने हिसाब से कोई मेथड अपनाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो थोड़ा, इसको मैं छोटा बनाता हूँ। यहाँ से ये वाला टाइपिंग्स मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ऐसे, और ये रहा मेरा बेस का रेजिस्टेंस RB और RB, राइट। अब क्या होगा कि ये जो कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर वाले टर्मिनल से भी एक लूप निकाल के, यहीं से एक लूप निकाल के, यहीं से एक टैपिंग्स निकाल के इस कॉमन का रेजिस्टेंस लगा देंगे, यानी कि कॉमन रेजिस्टेंस। ये कॉमन रेजिस्टेंस हो गया। अब ये वाले टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया मेरा कलेक्टर। यहाँ से आउटपुट ले लेंगे और ये जो एमीटर हमेशा कॉमन के रूप में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ से भी कॉमन एक निकाल लेते हैं। ये मेरा हो गया प्लस, ये मेरा होगा माइनस, और यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। तो फ्रेंड ये हो गया इसका एक डायग्राम। अब इस डायग्राम का मैं थ्योरी बता देता हूँ, जैसे कि पिछले मेथड का बताया था, पिछले मेथड बायसिंग मेथड का बताया था। तो इसकी थ्योरी ये होता है कि जब हमारा ये जब हमारा ट्रांजिस्टर पीसीबी बोर्ड में लगा होता है, तो जब पीसीबी सर्किट में लगा होता है, तो सर्किट में जब लोड पड़ता है ना, तो बस उसी के जैसा इसका भी मेथड है कि लोड पड़ता है तो इसमें भी इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, लोड घटता है तो इसका भी टेम्परेचर घटता है। यानी कि इसका भी जो टेम्परेचर राइजिंग है ना, तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि ये लोड बढ़ने के कारण, जब लोड बढ़ता है तो टेम्परेचर इसका भी बढ़ता है। लेकिन इसका जो करंट होता है ना, इसमें देखिए पहले वाले जो बायसिंग मेथड था उसमें जो कलेक्टर का करंट था वो डाउन हो जाता था। कब डाउन होता था, जब इसका तापमान में परिवर्तन होता है, और तापमान में परिवर्तन होने के कारण जो इसकी प्रचालन समय है ना, उस समय वोल्टेज उसकी कांस्टेंट नहीं रहती थी। लेकिन इसमें तापमान में परिवर्तन होने के कारण भी इसका वोल्टेज कांस्टेंट है, और उसी के कारण कलेक्टर का करंट भी ज़्यादा है। उसमें करंट कम था और इसमें करंट क्या है, ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स हमें यही तो करना है कि इसका वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना, वो वोल्टेज कांस्टेंट ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब देखिए पहले वाले में जो बायसिंग मेथड था उसमें क्या था कि उसमें वोल्टेज कांस्टेंट नहीं था। क्यों, क्योंकि जब हम लोड बढ़ाते थे सर्किट में तो उसका टेम्परेचर राइजिंग भी बढ़ता था, लोड घटाते थे तो टेम्परेचर राइजिंग घटता था। यानी कि टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग चल रहा था, लोड के अकॉर्डिंग चल रहा था। और टेम्परेचर के घटने और टेम्परेचर के बढ़ने, यूँ कहें कि टेम्परेचर के परिवर्तन होने के कारण जो इसका वोल्टेज था आउटपुट वाला ना, वो कांस्टेंट नहीं था, इसीलिए हम उसको यूज में नहीं लेते। लेकिन इस बायसिंग में क्या होता है, इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, स्थिर वोल्टेज रहता है। कैसे रहता है, स्थिर वोल्टेज, इसीलिए हम इसको यूज में लेते हैं। आज भी हम इस बायसिंग का यूज करते हैं, कलेक्टर बेस बायसिंग का यूज हम आज भी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा दो बायसिंग मेथड। अब तीसरा बायसिंग मेथड के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अब तीसरे मेथड को। तीसरा मेथड हमारा कैसा है और तीसरे मेथड का नाम क्या है। तो ये जो हमारा तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड का नाम है एमीटर बेस बायसिंग। फ्रेंड्स इसका जो डायग्राम होता है ना, इसका डायग्राम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं बना रहा हूँ, आप लोग समझना।
ये हो गया इसका एमीटर, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक बेस का वो लगा होता है, बेस कैपेसिटर, ये इनपुट के लिए हो गया, बेस कैपेसिटर लगा होता है। और एक यहाँ एक कलेक्टर कैपेसिटर यहाँ लगा होता है, कलेक्टर कैपेसिटर। और इसमें अभी आप लोगों ने 2 बायसिंग मेथड देखा और उसमें एमीटर में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा था, लेकिन इसमें इसका भी एक कैपेसिटर लगेगा, यानी कि एमीटर का कैपेसिटर। यानी कि ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर तीनों टर्मिनल पे लगे हैं। देखिए बेस टर्मिनल का कैपेसिटर, कलेक्टर टर्मिनल का कैपेसिटर और एमीटर टर्मिनल का कैपेसिटर, हर एक टर्मिनल में अपना एक सेपरेटली कैपेसिटर लगा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा एक इसका रेजिस्टेंस होता है ना, R1 और R2, ये एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट होता है, एक दूसरे के सीरीज में। हम इसको नाम देते हैं R2, ये हो गया मेरा R1। और यहाँ से एक कॉमन कैपेसिटर से एक टैपिंग्स निकाल के यहाँ कॉमन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये हो गया हमारा कॉमन रेजिस्टेंस। और यहाँ से हम आउटपुट दे देते हैं, आउटपुट के लिए प्लस पॉइंट निकाल देते हैं। फ्रेंड इसके कनेक्शन के बारे में आप ध्यान रखना। और अब देखिए इसमें भी जिस तरह से इसमें हर टर्मिनल पे अलग अलग कैपेसिटर लगा हुआ है, उसी तरह से हर टर्मिनल का एक अपना अलग अलग रेजिस्टेंस लगा होगा। तो यहाँ इसका भी एक रेजिस्टेंस होता है अपना RE। यहाँ से हो गया, हम इनपुट दे देंगे माइनस प्लस, यहाँ से मैं इनपुट दे दूँगा। और यहाँ से एक ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल, यहाँ से आउटपुट हो गया। तो अब देखिए ये रहा इसका डायग्राम। अब इसमें क्या होता है, सेम प्रोसेस थोड़ा सा इसका भी वही है पिछले वाले मेथड की तरह, कि जब इसमें भी लोड बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, लोड घटता है तो टेम्परेचर घटता है। तो इसमें क्या होता है कि लोड बढ़ने और लोड घटने के साथ जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो इसमें ये जो कलेक्टर करंट का धारा होता है, ये जो कलेक्टर कैपेसिटर का जो करंट होता है ना, ये भी चेंज हो जाता है। उन दोनों में क्या होता था कि एक में हो जाता था कम और इसमें कलेक्टर बेस बायसिंग में हो जाता था ज़्यादा, ठीक है। तो और लेकिन इसमें कम न हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है, इसमें सीधे चेंज हो जा रहा है, इसमें परिवर्तित हो जा रहा है। लेकिन परिवर्तित होने के बावजूद भी इसका जो आउटपुट का वोल्टेज है वो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये धारा चेंज होने के बाद भी, ये परिवर्तनशील धारा होने के बाद भी इसका आउटपुट का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। और हम यही चाहते हैं कि आउटपुट वाला जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे तीनों के तीनों बायसिंग मेथड जो मैंने आपको बता दिया। इतने तरीके से एमीटर बेस और कलेक्टर, ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर के ये जो ट्रांजिस्टर हमारा होता है NPN और PNP, और इनका बायसिंग कितने तरीके से किया जाता है इसको मैंने बताया आपको और आपने देखा। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया हमारा ट्रांजिस्टर का बायसिंग मेथड, कि ट्रांजिस्टर कितने तरीके से बायसिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने इस सेकेंड वीडियो में पढ़ लिया कि ट्रांजिस्टर जो NPN ट्रांजिस्टर होता है वो कार्य कैसे करता है, उसका वर्कआउट क्या होता है। और इसमें से ये देखा कि ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है, ये ट्रांजिस्टर कितने तरीके से बायसिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।